संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिल के प्रारूप पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए सरकार बिल को संसद में पेश करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज सकती है। सभी चुनाव एक साथ कराने का बिल सरकार इसी सत्र में लाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री लगातार इसकी जरूरत बताते रहे हैं और कैबिनेट पहले ही रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने देखा था कि भाई देश भर में बार बार चुनाव होते हैं और लोगों को भी उसमें तकलीफ होती है और उसमें पैसा भी ज़्यादा बर्बाद होता है। हालांकि सरकार कोशिश करेगी कि बिल पर राजनीतिक सहमति बने, इसलिए बिल को पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। राजनीतिक दलों, राज्यों के स्पीकरों से विचार विमर्श की भी बात है। ये देश के हित में है और सरकार सभी दलों से इस बात पे चर्चा भी कर रही है। लेकिन विपक्ष ने कह दिया है कि वो इस बिल के खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। मेरी राय यह है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में आएगा तो विपक्षी दल मजबूती के साथ इस बात को सामने रखेंगे। क्या वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीन अवैध बताकर उन पर दावा कर रहा है? आखिर उसकी कितनी अचल संपत्ति है? राज्यसभा में इस सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि वक्फ के पोर्टल में 994 संपत्तियों को अलग श्रेणी में दिखाया गया है, यानी वो संपत्ति है जिन पर फिलहाल वक्फ बोर्ड का कब्जा नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड जिसे जांच के बाद जिला कलेक्टर से अनुरोध कर फिर से हासिल कर सकता है। देश भर में वक्फ के पास 8,72,352 अचल संपत्ति है और 16,713 चल संपत्ति। इसके अलावा 994 संपत्ति अलग से दिखाई गई है। ये जानकारी मंगलवार को राज्यसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने दी। अलग अलग संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जो फिलहाल वक्फ के कब्जे में नहीं है, लेकिन वक्फ जिला प्रशासन से बात कर उसे फिर से हासिल कर सकता है। वक्फ बोर्ड की स्थिति बहुत चिंताजनक है। सरकार की तरफ से वक्फ के संचालन के लिए जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को मान्यता दी। ये वक्फ बोर्ड नहीं है बल्कि बखोड़ बोर्ड है, जमीन जिसका चाहे हड़प बोर्ड है। ये अब नहीं चलने वाला है, उसका बदलेगा और कानून भी बदलेगा। फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक अभी संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने इस समिति के सामने अपनी बातें रखी है। अभी वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में है और फिर पश्चिम बंगाल में। यूपी के फतेहपुर में 185 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चला। मस्जिद का एक हिस्सा हाईवे के रास्ते में आ रहा था। इसे हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध निर्माण हटाने के बदले में कमेटी हाईकोर्ट चली गई। तो फिर आज दोपहर पुलिस फोर्स तैनात कर मस्जिद के उस हिस्से को गिरा दिया गया। आज दोपहर 10 थानों की पुलिस फोर्स लगाकर नूरी मस्जिद के एक हिस्से को गिरा दिया गया। अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर लगाया गया। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए ड्रोन से लगातार निगरानी की गई। नोटिस बहुत पहले ही, पर्याप्त समय पहले दिया जा चुका था और स्वयं ही यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सितंबर के बाद कुछ और मोहलत दे दीजिए, हटा लेंगे। तो अब इसको यहाँ से, चूँकि इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है। नूरी मस्जिद 1839 में बना। इसके आगे से एक हाईवे बन रहा है। मस्जिद का एक हिस्सा हाईवे के रास्ते में आ रहा था। सड़क बनाने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे गिराने के लिए 17 अगस्त को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया। कमेटी ने 1 महीने में ऐसा करने का वादा भी किया, पर बाद में वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। इस पर सुनवाई 13 दिसंबर को होनी थी, पर इससे पहले ही मस्जिद पर बुलडोजर वाला एक्शन हो गया। देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को संभव है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच में
फॉर्मूले को लेकर सहमति बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस बार देवेंद्र फडणवीस कई दिग्गजों का पत्ता भी कट कर सकते हैं। सीएम पद की कमान संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल के विस्तार पर सभी की नजर टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार फडणवीस क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को झटका देंगे? सूत्रों के मुताबिक फडणवीस इस बार कई दागदार विधायकों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाने के पक्ष में नहीं है। 16 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना जरूरी होगा और मुख्यमंत्री इस पर सही फैसला लेंगे। जानकारी के मुताबिक 6 विधायकों पर एक मंत्री पद देने पर सहमति बनी है। महाराष्ट्र में कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के कोटे से 21 से 22 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी से 12 से 13, जबकि अजीत पवार की पार्टी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर भले ही सहमति बनने की खबरें सामने आ रही हो, लेकिन गृह विभाग को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अगर एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं मिलता तो फडणवीस उन्हें राजस्व विभाग दे सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे सलूक के खिलाफ यूपी की राजधानी लखनऊ में आज एक बड़ी रैली निकाली गई। हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। हाथों में भगवा झंडा और बैनर पोस्टर लिए ये लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज तक की पदयात्रा में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करने शामिल हुए। इसमें गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी संगठन, इस्कॉन मंदिर समिति, जैन समाज, बौद्ध समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे कई संगठनों ने जन आक्रोश रैली के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ एक ही मार्च किया जा रहा है और एक ज्ञापन दिया गया है जिसे हम सक्षम स्तर पर भेज देंगे। बांग्लादेश में जो हम लोगों के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे देखा जा रहा है कि हिंदू है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो। खुलेआम महिलाओं का चरित्र हरण हो रहा है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये आक्रोश रैली की है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है कि जो है हिंदू जागृत हो और वही कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे वाली बात है। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने केंद्र सरकार से पहल करके बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे शोषण को रुकवाने की अपील की। करीब एक हफ्ते के लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को पटना से आरा तक यातायात सामान्य रहा। आरा से छपरा तक बालू लदे ट्रकों की बढ़ती संख्या के कारण ये जाम अब राजधानी पटना तक लगना आम बात हो गया है। बिहार की राजधानी पटना से आरा रूट पर इस जाम के कारण लोग त्राहिमाम करने लगे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हालात हैं, जिसके चलते गाड़ियां या तो खड़ी हैं या रेंग रेंग कर चलती हैं। 3 लेन में ट्रक खड़े नजर आते हैं। इस रूट पर बालू से भरे ट्रक बड़ी संख्या में निकलते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि उनसे वसूली के चक्कर में ये जाम लग जाता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कभी कभी कोई गाड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से जाम लगता है। बेतरीका तरीके से वाहन लग रहा है, ओवरटेक कर रहा है। एक लेन में 6-6, 3-3 लेन चल रहा है वाहन, बालू वाला ट्रक। चलते चलते कोई गाड़ियाँ अचानक ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन हो गई तो उसके पीछे लाइन लग जाती है गाड़ियों। ये भी कहा जा रहा है कि भोजपुर के कोढ़ारामपुर और छपरा में बन रही सड़क की वजह से जाम लग जाता है। मुंबई के कुर्ला इलाके में बीती रात बेस्ट की एक बस ने बेकाबू होकर कई लोगों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 50 लोग घायल हो गए। सोमवार की रात करीब 9:30 बजे कुर्ला पश्चिम में हुई इस दुर्घटना ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। कुर्ला के एसजी बर्वे मार्ग पर सोमवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब बेस्ट की सरकारी बस तेज रफ्तार से गाड़ियों को टक्कर मारती और पैदल यात्रियों को कुचलती चली गई। लोगों को रौंदने के बाद बस एक आवासीय सोसाइटी में घुस गई और वहां लोगों ने बस ड्राइवर संजय मोरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 80 से 100 के स्पीड में उसकी गाड़ी चल रही थी, तो उसकी गाड़ी उसको संभाली नहीं गई। जो भी आता गया, ऑटो आया चाहे कुछ भी आया, सबको दबाता वो चला गया और यहाँ तक आके वो एंड में यहाँ पे रुका। ऑटो में कम से कम 3-4 आदमी फंसे
एकदम ऑटो कुचल गया था, उसमें से 3-4 आदमी को निकाला गया। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस को संदेह है कि बस के ब्रेक फेल होने से ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों का सरकारी खर्चे पर इलाज कराने की बात कही है। मध्य प्रदेश में व्यापम का नाम भले ही बार बार बदला हो, लेकिन सालों से यहाँ के हालात नहीं बदले हैं। सालों से भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी के कारण लाखों छात्र आज ओवरएज हो चुके हैं। प्रिंस सतना से भोपाल सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी करने आए थे। 2017 में परीक्षा दी, पास नहीं हुए। जो सरकार 2-4 महीने में भर्ती नहीं दे रही है तो मैं ओवरएज हो जाऊंगा, फिर मैं किसी लायक नहीं रहूंगा। 7 साल पहले अजीत उमरिया के एक छोटे से गांव से भोपाल के लिए सब इंस्पेक्टर बनने का सपना लेकर निकले थे। भोपाल में एक छोटे से 8x10 के कमरे में रहकर सालों से पढ़ रहे हैं। लगभग मुझे 8 साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए, लेकिन अभी तक इस भर्ती की कुछ भी अपडेट नहीं मिला मैम। सतना की रहने वाली पूजा कुशवाहा ने 2017 में महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की। तैयारी करती रही, भर्ती नहीं निकली। 1 साल बचा है और घर वाले परेशान कर रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला है, उम्र हो गई है आपकी, अब बच्चों देखो, घर संभालो। ये 3 चेहरे उन लाखों चेहरों के नुमाइंदे हैं जो उम्र और परीक्षा की तारीख से लड़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सरकार निश्चित रूप से उन त्रुटियां तो है ही नहीं, पर त्रुटियां में अगर देरी होती है तो दूर करने का प्रयास करें। देश में सारी परीक्षाएं परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत होती हैं। नियम तो यही है कि हर साल भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। खामियाजा इसी साल मध्य प्रदेश के 2 लाख युवा भुगतेंगे। इसके बाद अगर ईएसबी ने जवाब दे भी दिया तो उस जवाब का ये युवा क्या करेंगे। भोपाल से अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट। नल जल योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को साफ पानी पिलाने का है, लेकिन कई गांवों में ये योजना फाइलों में ही चल रही है। सतपुड़ा के गोद में बसे कुछ गांवों की कहानी हम आपको बताएंगे। विनोरा, मोहगांव, मटकुली, पिसुआ, बांदाखेड़ा, टेकापार, छर्रई। विनोरा गांव में करीब 62 परिवार रहते हैं। सभी आदिवासी हैं जिन्हें विस्थापित कर यहाँ जंगल से दूर बसाया गया है। गांव में एक हैंडपंप ही सबके लिए पीने के पानी का आसरा है। पानी कहाँ से लाते? पानी हेडपंप एक हेडपंप में 62 घर की बस्ती में। मोहगांव में भी करीब 40 घर हैं। यहाँ भी नल जल योजना आज तक नहीं पहुँची। टूरिया परेड की नली डरी है घरों घर, वहाँ पानी नहीं है। मटकुली में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजना की शुरुआत हुई थी, पर हकीकत में नल और टूटे फूटे पाइप ही यहाँ मौजूद है। जी सर, घर घर लगे और चालू नहीं हुए। आगे चलने पर हम पिसुआ पहुंचे। यहाँ हैंडपंप से पानी भरते लोगों ने बताया पानी लाल है और स्वाद में खारा, लेकिन मजबूरी है। ये पानी लाल आता है और खारा लगता है। लाल और फिर हमारी टीम नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा जिले से सटे टेकापार गांव पहुंच गई। यहाँ ऐसी लापरवाही थी कि बोर में केसिंग तक नहीं डाली गई। छरई गांव के लिए करीब 1 किलोमीटर दूर ट्यूबवेल खोदा गया, पर बिजली विभाग ने बिल बकाया होने से लाइन ही काट दी। अब गांव वाले नदी से पानी लाते हैं। कुछ जगह पानी चालू नहीं हुआ है, उसमें कहीं ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जोड़ना बचा है, ऐसे कुछ काम बचे हुए हैं, तो उनमें भी पानी चालू करवा दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में कुल 858 नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं। विभाग का मानना है कि 354 ग्रामीण इलाकों की नल जल योजनाएं पूरी हैं। पिपरिया विकास खंड में कुल 112 योजनाएं स्वीकृत हैं। सरकारी फाइलों में 44 पूरी हैं। नर्मदापुरम से संजय दुबे की रिपोर्ट, एनडीटीवी। सरकारी सिस्टम में जनता के टैक्स का पैसा कैसे बर्बाद होता है, इसकी एक तस्वीर दुर्ग जिले से आई है। छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल की 3री बटालियन में 40 करोड़ की 400 बोलेरो गाड़ियां कंडम हो रही हैं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यानी एमसीबी जिला। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का जिला। यहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं खाट पर हैं। छिपछिपी गांव की महिला का पैर बैलों की लड़ाई में टूट गया। एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजन खाट में ही घायल महिला को लेकर अस्पताल आ गए। पुलिस वाले को फोन किए तो बोलते कि वो बैकुंठपुर लिए जा रही है रेफर। फिर क्या हुआ? आप अपनी सुविधा से लेके आ सकते हो, ऐसे वजह से। अंबिकापुर के लखनपुर के तिरकेला गांव में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। एम्बुलेंस को कॉल किया, नहीं पहुंची। परिजन उसे कांवड़ में बिठाकर अस्पताल लाए। जब तक सड़क चौड़ी ना हो, जब तक एम्बुलेंस जाने की व्यवस्था ना हो, तब तक ये संभव नहीं है कि मरीज के परिजन के घर तक जो है एम्बुलेंस पहुंच सके। ये 2 तस्वीरें शायद नहीं दिखती अगर दुर्ग के अमलेश्वर में कबाड़ में पड़ी इन 400 बोलेरो को हर जिले में सौंप दिया जाता। पिछले साल जुलाई अगस्त में 40 करोड़ में ये गाड़ियां खरीदी गई थी। उधर दिसंबर में राज्य में नई सरकार बन गई। 22 शहरों में इमरजेंसी सर्विस डायल 112 शुरू करने के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी। मैंने विभाग से पूछा है
कि खरीदी की प्रक्रिया कैसे हुई, कब खरीदा गया, कैसे रखा है, अब तक उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही इसका जवाब आएगा। नई सरकार में डायल 112 सर्विस संचालन के लिए कई बार टेंडर की तारीख आगे बढ़ी। बाद में जिस कंपनी को काम मिला उसके खिलाफ शिकायत आई और टेंडर रद्द हो गया। अब नया टेंडर आने में 5 से 6 महीने लगेंगे। रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई है, तो कई जगहों पर रास्ते भी बंद हुए हैं। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गया है। आसपास की पहाड़ियां भी सफेद चादर में लिपटी हैं। ऐसा ही नजारा केदारनाथ धाम में भी दिख रहा है। मंदिर के चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद जिला प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। हालांकि वहां हालात अभी सामान्य है। हिमाचल प्रदेश का मनाली सैलानियों से गुलजार हो रहा है। सोलांग वैली में हलचल बढ़ गई है। कश्मीर घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है। श्रीनगर समेत घाटी के कई शहरों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। डल लेक में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ज़्यादा ये मुश्किल होता है। आज रात -5 डिग्री रह गई, जिसकी वजह से हमें सवेरे कांगड़ी उठानी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में तापमान और गिरेगा। बढ़ती ठंड से स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन सैलानी खुश। कई सैलानियों को ठंडे मौसम का लुत्फ उठाते देखा गया। पुष्पा 2 ने तोड़ डाले जवान, बाहुबली 2 और केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड्स। हिंदी में सबसे तेज 300 करोड़ का कारोबार करने वाली फिल्म बनी। पुष्पा 2 का वाइल्ड फायर वाकई रंग ला रहा है। फिल्म पुरानी फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म ने देश में 593 करोड़ का नेट कारोबार किया है और अब तक फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, पूरी दुनिया को दिखाएगा। जिनमें पहला रिकॉर्ड है सबसे तेज 300 करोड़ का कारोबार करने का। दूसरा रिकॉर्ड हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने का, जो कि है 72 करोड़। तीसरा रिकॉर्ड है फिल्मों में एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड, क्योंकि फिल्म ने रविवार को 85 करोड़ का कारोबार किया। और इस फिल्म का चौथा रिकॉर्ड है सप्तांत में हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने का, जो कि है 291 करोड़। पुष्पा 2 द रूल का जो बॉक्स ऑफिस पे वर्चस्व है, जिस तरीके से इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे डोमिनेट कर रखा है अपने नंबर्स से, उससे मुझे लगता है कि जल्दी ही ये इंडियन थिएट्रिकल बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। पुष्पा 2 ने दुनिया भर में 5 दिनों में 880 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और इसकी रफ्तार देखकर लग रहा है कि ये जल्दी ही बाहुबली 2 जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। पुष्पा 2 सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये एक नॉन फेस्टिवल, नॉन हॉलिडे पे रिलीज हुई थी मूवी जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा रही है। अगर पुष्पा 2 बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देती है तो इसके सामने फिर रह जाएगी आमिर की दंगल, जिसका अब तक का कलेक्शन है 2000 करोड़ से ऊपर का। पति अपने भाई को की सुने तो क्या होता है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट।